नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिया भूटान रिलेशंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स एरा टू 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि भारत के दो देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उनमें से एक आपको पता होगा पाकिस्तान है और दूसरा क्या है, चाइना है। और बाकी के 4 देश ऐसे हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक आप जानते हैं नेपाल है, एक भूटान है, एक बांग्लादेश है और एक म्यांमार है। इन चारों देशों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चाइना लगातार प्रयास कर रहा है भारत को घेरने के लिए इन चारों देशों को किसी न किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए, जिनमें से नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार चीन के पाले में जा भी चुके हैं। लेकिन भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो कि 1947 से लेकर अब तक अपनी फॉरेन पॉलिसी में भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है और कंटिन्यूअसली भूटान के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही अच्छे रहे हैं। अदर कंट्रीज की तरह इसने कभी भी चाइना वाला कार्ड नहीं खेला है। तो जानते हैं आखिर भूटान की वो कौन सी मजबूरियां हैं जो उसको भारत के साथ बनाए रखने के लिए कारगर साबित हो रही हैं और भूटान इतना ज्यादा क्यों डरता है चाइना से, विस्तार से आज के सेशन में जानेंगे। तो इकोनॉमिक दृष्टि से भी हम देखेंगे कि भूटान के साथ हमारी क्या इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं और इसके अलावा सब कुछ वेरियस टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भूटान का भारत से संबंध इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आज़ाद हमारा देश हुआ था तो उस समय चाइना भी एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया था और उस समय माओ जेडोंग के नेतृत्व में चाइना ने एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में आगे बढ़ रहा था, जिसमें माओ जेडोंग की आप जानते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट इसको अपने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन ये बताया जाता कि माओ जेडोंग एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहे थे। जिसमें माओ जेडोंग का क्या कहना है ना, देखिए इसने कितना बड़ा थ्रेट खड़ा कर दिया था भारत के लिए और इन सब कंट्रीज के लिए। चाइना का कहना था कि तिब्बत हथेली है मेरी, ठीक है, मेरी राइट हैंड की हथेली है तिब्बत, और तिब्बत को तो इसने एनेक्स भी कर लिया था, ठीक है। और तिब्बत की 5 उंगलियां हैं और इन पांचों एरिया पर अपना दावा ठोक दिया था। यानी कि चाइना हाथ है तो तिब्बत क्या है, उसकी हथेली है। और यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख है और नेपाल है और यहाँ पर सिक्किम है छोटा सा, फिर भूटान है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी 5 उंगलियां। कहने का मतलब है चाइना ने तिब्बत को तो एनेक्स कर ही लिया था, साथ में ये बोल दिया था कि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश ये पांचों के पांचों क्या है, मेरी उंगलियां हैं, यानी कि मेरे ही पार्ट है। जैसे ही ये थ्योरी सामने आई तो इन देशों में हड़कंप मच गया। भारत की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि 2 एरिया तो उसने भारत के ही क्लेम कर लिए। एक लद्दाख है, ये वाला रीजन है, और दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा कहा जाता था। तो यहाँ पर 3 देश ऐसे थे जो चाइना की विस्तारवादी नीति से बहुत ही ज़्यादा घबराए। इनमें से पहला देश था नेपाल, दूसरा देश था सिक्किम और तीसरा देश था भूटान। अब आप कहेंगे देश का क्या मतलब है? देखिए सिक्किम उस समय भारत में नहीं मिला था, सिक्किम में उस समय मोनार्की थी। और ये तीनों देश ऑब्वियस सी बात है चाइना से घबराए, चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया और इन देशों को भी डर था कि जो चीज़ तिब्बत में चाइना ने की थी वहाँ के रिफ्यूजीज के साथ क्या हुआ था सब जानते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो। तो अब देखिए यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए दूसरा देश कौन है? इतना बड़ा देश भारत है। तो चाइना से अगर इनको सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो ये किसके पास आएंगे? भारत के पास आएंगे, क्योंकि अदर जो पावर्स थी वो तो बहुत दूर थी। तो भूटान और ये जो नेपाल है, भूटान है और ये बीच में जो सिक्किम है, ये तीनों ने भारत के साथ एक संधि साइन की थी। हालांकि सबकी संधियां अलग अलग थी, जिसमें से मैं आज भूटान के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यही नतीजा था आज़ादी के बाद भूटान का भारत के साथ आने की। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं और आपको ब्रिटिशर्स के एरा में ले जाता हूं। लेकिन जब आपको पता होगा कि 1962 में, उसके बाद आपको पता होगा कि ठीक है यहाँ पर तो सिर्फ उंगलियां हैं, ऐसा ही बोला था चाइना ने। लेकिन 1962 में इस एरिया पर चाइना ने अटैक कर लिया अचानक से, ठीक है। इसने 2 फ्रंट खोले, एक आपको पता है कि ये लद्दाख वाला फ्रंट खोला, दूसरा क्या किया, अरुणाचल प्रदेश वाला। यानी कि चाइना ने इस एरिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए कृत्य किया था। देखिए चाइना चाहता तो आसानी से पूरे के पूरे नेपाल को हड़प सकता था, पूरे के पूरे सिक्किम को हड़प सकता था, पूरे के पूरे भूटान को हड़प सकता था। यहाँ पर उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसने इस सब के बावजूद भारत को ही क्यों चुना, जबकि जवाहरलाल नेहरू चाइना के साथ एक बहुत ही अच्छा पंचशील समझौता करके आए थे और चाहते थे कि भारत और चाइना के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हो। इसका बेसिकली कारण ये था कि भूटान, सिक्किम और नेपाल तीनों चीन से डर के भारत की ओर आ रहे हैं। तो चाइना ने सोचा कि क्यों ना मैं भारत पर ही चढ़ाई कर दूं, ये 3 तो फिर मेरे साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसी वजह से
चाइना की जो 5 फिंगर पॉलिसी है उसके 2 फिंगर्स पर चाइना के द्वारा अटैक किया गया। पहला अटैक आप जानते हैं यहाँ लद्दाख में किया गया, यहाँ का अक्साई वाला एरिया इसने अपना कब्जा लिया, और यहाँ पर तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में तो स्थितियाँ ऐसी हो गई कि भारत को इतनी सिक्योरिटी चिंता हो गई कि भारत को लगने लगा कि हमारे कोलकाता का जो पोर्ट है ना यही खतरे में आ गया, यानी कि पूरा भारत को लगा कि ये तो लगभग जा ही चुका। लेकिन आप जानते हैं उसका सर्दियों के दिन थे और अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये असम का जो मैदानी इलाका है ना यहाँ तक चीन उस समय पहुंच चुका था, अरुणाचल प्रदेश तो पूरा कब्जे में ले ही लिया था। लेकिन बाद में उस मैकमोहन लाइन के पार चला जाता है क्योंकि यूएस ने प्रेशराइज किया था, और हो सकता है कि वॉर भी हो जाए चाइना और यूएस के बीच में, यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था इसलिए वो चला गया। तो यहाँ पर आपको देखा होगा एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चिंता कि अरे यार नेपाल, सिक्किम और भूटान तीनों कहते हैं कि हमने अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत को दी है, ये भारत खुद ही चीन से हार गया तो अब हम क्या करें। ठीक है, एक ये चिंता नेपाल, सिक्किम और भूटान में देखने को मिली। दूसरा आपको पता होगा कि 1975 में इंडिया ने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। ठीक है, तो इससे भी भूटान और नेपाल चिंतित हुए कि जैसी संधि नेपाल, भूटान और सिक्किम तीनों ने भारत के साथ की थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के मामले तुम्हारी, हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो सिक्किम को इन्होंने कब्जा लिया। बाद में फ्यूचर में हो सकता है हमको भी कब्जा ले, लेकिन ये सिर्फ एक डर था। ठीक है, सिर्फ एक भय था, लेकिन आमतौर पर भारत और भूटान के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे थे। तो ये चाइना का थोड़ा सा मैंने एंगल बता दिया कि भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये चारों देश भारत की सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, इंडिया भूटान रिलेशंस में। तो चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। देखिए 17th सेंचुरी का जो भूटान था ना, वो आज का भूटान नहीं था, वो बहुत बड़ा था और वो बहुत ही शक्तिशाली था। और उस समय का जो भूटान था 17th सेंचुरी का, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट का असम का ऊपरी वाला इलाका थोड़ा थोड़ा वो भी आता था, और साथ में सिक्किम पूरी तरह से भूटान का अंग हुआ करता था, और नेपाल ये भी पूरी तरह से भूटान का अंग हुआ करता था। तो जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स उसके बाद आए, आपको पता होगा, तो अब आपको लग रहा होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए तो उसने सबके साथ वॉर लड़े, पूरा का पूरा भारत कब्जा है, पाकिस्तान कब्जा है। ठीक है, म्यांमार के साथ उनका युद्ध हुआ, और इसके अलावा नेपाल के साथ उनका युद्ध हुआ, यहाँ तक कि यहाँ पीछे अफगानिस्तान तक गई लड़ने के लिए। ठीक है, श्रीलंका में भी गए लड़ने के लिए। तो क्या इन्होंने भूटान को छोड़ा होगा? जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसा यहाँ पर हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक डेलीगेशन भूटान में बातचीत करने के लिए जाता है सरकार के साथ, और वो एक तरह से भूटान के जो एम्परर थे वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर एक भारत और भूटान के बीच में वॉर होता है, यानी कि भारत की तरफ से ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, और इस वॉर में भूटान हार जाता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ सिंचुला, 1865 में होती है, 1864 से 65 तक ये 2 साल ये वॉर चलता है। और बाद में भूटान के हारने के बाद नवंबर 11 1865 को एक संधि होती है, और भारत जो ब्रिटिशर्स थे वो भूटान का एक बहुत बड़ा एरिया कब्जा लेते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि इसके बदले हम तुम्हें 50,000 रुपये वार्षिक किराया देंगे, यानी कि एक तरह से लीज पर एक तरह से ले लिया। जिससे आज़ाद भारत में जब 1947 हम आज़ाद होते हैं, जब भूटान के साथ हम अपनी संधि करते हैं, तो उस एरिया को हम भूटान को वापस लौटा देते हैं। तो इस तरह से भूटान का आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर शासन नहीं किया। ब्रिटिशर्स जानते थे कि भूटान बेसिकली एक हिल एरिया था। ठीक है, और यहाँ के लोग भी ट्राइबल किस्म के थे, तो यहाँ पर अगर हम इसको एनेक्स करते हैं, यहाँ पर हम शासन करते हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हमारे लिए फालतू में खर्चीला टाइप का होगा। तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे ये नेपाल और भूटान दोनों चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर जोन का काम करें। हम जो है चाइना से क्या करें, ट्रेड करें, और ट्रेड करने के लिए भूटान के रस्तों का यूज़ करें। अफीम सबसे बड़ा आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने चाइना को अफीम की लत में पूरी तरह से डुबो दिया था। तो अफीम को बेचने का एक तो जो इनका रास्ता था वो उधर वाला साउथ चाइना से होते हुए जाता था हांगकांग पर। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ से भी चाइना में अफीम बेचा करते थे। तो भूटान के बहुत बड़े ट्रेड रूट्स पर सिर्फ इन्होंने कब्जा किया था, और भूटान के साथ जो इन्होंने संधि की थी इसमें इन्होंने कहा था कि भूटान वाले जो तुम एम्परर हो ना, तुम बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना शासन करो, हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और एक्सटर्नल मैटर्स को हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब, तुम्हारे जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होंगे, सिक्योरिटी से लेकर हर चीज़, ये सब हम देखेंगे। इंटरनल मैटर पर हम बिल्कुल नहीं घुसेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई थ्रेट होता तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो चाइना भी अब कैसे भूटान को नेक्स्ट कर लेता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको कहा है कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच में एक मजबूत रिलेशन स्थापित होता है कि चाइना से तुमको कोई खतरा होगा तो ना, तो हम यहाँ बैठे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ये ब्रिटिशर्स के समय मैंने आपको भूटान की स्थिति बता दी। अब देखिए जब भारत आज़ाद होता है, ठीक है, 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, तो उसके ठीक 2 साल के बाद अगस्त 9 1949 में इंडिया और भूटान आपस में संधि करते हैं, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती की ये कहानी आज़ाद भारत और भूटान के बीच में शुरू होती है, जिसमें भारत ने भूटान को वादा किया कि जिस तरह का वादा ब्रिटिशर्स ने तुमको किया है कि तुम्हें कोई एक्सटर्नल थ्रेट होगा हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, और हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और तीसरा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो हम निर्धारित करेंगे। बिल्कुल ऐसी ट्रीटी भारत के साथ यहाँ पर साइन होती है।
और भूटान भी इसको लेकर एग्री हो जाता है कि आप, यानी कि जो भारत है ना, पूरी तरह से भूटान एक तरह से भारत के ही कंट्रोल में आज़ादी के बाद हुआ करता था। सिर्फ वो एक रियासत था, लेकिन उसके विदेशी मामले सब भारत की सलाह पर ही निर्धारित होंगे। यानी कि भूटान किस देश के साथ रिलेशंस रखेगा वो पहले भारत से निर्देश लेगा, उसके बाद उस देश में अपनी एम्बेसी खोलेगा या फिर कुछ और खोलेगा, ठीक है। दूसरा, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। भूटान किसी भी अन्य देश के साथ एक तरह से डिफेंस के इक्विपमेंट परचेज करने के लिए नहीं लिखेगा। जो भी इक्विपमेंट हम उसको उसकी सुरक्षा के लिए देंगे वो हम उसको देंगे। तो यही सारी ट्रीटी चल रही थी और लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था। और इसी के नतीजा आपने देखा होगा कि भूटान बिल्कुल ही निश्चिंत हो गया था कि हमें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का हाथ हमारे सर पर है, तो चिंता की क्या बात है। वही वाली बात, आपका हाथ हमारे सर पर है तो क्या चिंता की बात, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीटी जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइन हुई थी, तो इसके बाद भूटान ने एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है बिल्कुल अकेलेपन वाली नीति, यानी कि भूटान के किसी कंट्री के साथ कोई रिलेशंस थे ही नहीं, यानी कि भारत के साथ ही उसके टोटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जानते हैं चाइना के साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो अब तक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर उस समय ये नहीं बना था, बाद में 1971 में भारत ने इसको बनाया था। और उस समय क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे वो भी हमको पता था। तो उस समय भूटान एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी से गुजर रहा था। भूटान का बेसिकली ये था ना, आपको पता है कि 1970-80s के दौर में भूटान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, इसमें भूटान ने टॉप किया था। भूटान का मानना था कि हाँ, ये जब दुनिया जो है जीडीपी की रेस में दौड़ रही है कि तुमने इतना प्रोडक्शन किया, हमने इतना कर लिया, भूटान का कहना था कि यहाँ के जो किंग हैं वो चाहते थे कि हैप्पीनेस ये ज़्यादा बड़ा मात्रात्मक होता है जो जीडीपी इनकी तुलना में। तो भूटान की यही थी, और भूटान का जो कल्चरल था उस पर भूटान ज़्यादा जोर दे रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 1962 में जब चाइना और इंडिया का के बीच में वॉर होता है, तो भूटान काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि अरे यार, हम भारत ने हमको बोला है कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते, खुद ही अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या लेगा। तो इसके बाद कहीं ना कहीं 1962 के वॉर के बाद और 1975 में सिक्किम को एनेक्स करने के बाद भूटान देखता है कि अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, और अब हमें अपनी उस आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी से बाहर निकलना होगा। दुनिया के कुछ देशों के साथ हमें रिलेशंस बनाए रखने होंगे, और भारत के साथ जो हमने ट्रीटी की है कि आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि विदेशी संबंध है, वो हमारी सलाह से निर्धारित होंगे। इस नीति को भी हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें अपनी डिफेंस पर थोड़ा सा खर्च करना होगा, क्योंकि भारत तो खुद ही चीन से हार चुका है, तो कभी चाइना हम पर अटैक करेगा तो ये कैसे जीतेगा। ऐसा ही नेपाल के साथ भी हुआ, ठीक है, ऐसा ही सिक्किम के साथ भी हुआ। तो सिक्किम को तो खैर भारत बाद में भारत ने एनेक्स कर ही लिया था। तो 1949 की जो ट्रीटी थी, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 1 में शांति की बातें कही थी, दूसरे में वही सब जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे, ये सारी वाली बातें थी। अब देखिए, अब हम आते हैं आगे इकोनॉमी में। आखिर भारत और जो भूटान है वो कैसे, देखिए भूटान के जो 98% एक्सपोर्ट्स है ना वो इंडिया में ही होते हैं। यानी कि भूटान दुनिया के किसी भी देश के साथ आमतौर पर व्यापार नहीं कर पाता है, क्योंकि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, 3 तरफ से भारत से घिरा, ऊपर चाइना से घिरा, तो एक्सटर्नल ट्रेड ये कैसे कर पाएगा। तो इसकी जो इकोनॉमी चल रही है ना वो भारत की वजह से चल रही है, क्योंकि अपने जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं इसका 98% एक्सपोर्ट ये भारत को करता है। तो सीधी सी बात होगी, भारत भूटानियों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत के साथ रिलेशंस क्या है ख़राब करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट तो इनकी हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, और 90% जो इम्पोर्ट है ना ये हमसे ही करते हैं। यानी कि ये सिर्फ हमसे ही खरीदते हैं 90% सामान, और 98% सामान हमको ही बेच पाते हैं। जो भूटान वाले हैं ये जो बेस्ड है ना, इसमें सबसे बड़ी मात्रा इलेक्ट्रिसिटी की, और जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है ये भी भारत की वजह से ही बेच पाते हैं, क्योंकि भारत ने ही वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, क्योंकि भूटान नदियों का देश है, वहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर बहुत सारे डैम भारत ने बनाए हैं, और वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर बिजली की बहुत किल्लत थी, तो भारत भूटान से बहुत बड़ी तादाद में बिजली को खरीदा। दूसरा, आप जानते हैं कि जो फर्निश्ड प्रोडक्ट है, आयरन है, ठीक है, स्टील है, ये सारी चीज़ें हम आमतौर पर भूटान से खरीदते हैं। सीमेंट का बहुत बड़ा उत्पादक भूटान है, भारत को बहुत बड़ी तादाद में भूटान सीमेंट बेचता है, और इसके बदले में भारत इसको क्या बेचता है, तो भारत जो चीज़ें बेचता है ना भूटान को बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बेसिकली क्या बेचता है, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, भारत ही भूटान को देता है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी के पहिए तब चलेंगे जब उसको नेचुरल गैस और ऑयल मिलेगा, तो ये सब भारत बेचता है। कहने का मतलब है इकोनॉमिकली अब भी भूटान भारत पर निर्भर है, और जो देश किसी दूसरे देश पर निर्भर रहता है वो कभी भी उसके साथ संबंध को खराब नहीं करेगा। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जो टूरिज्म है इस एरिया में, भूटान में लगभग 65% ऑफ टूरिस्ट भूटान में जो जाते हैं वो इंडिया के ही है। और भूटान जो है लगभग 1200 रुपये एंट्री फीस लेता है भारत के नागरिकों से भूटान में जाने के बदले पर डे का। यानी कि अगर आपको जाना है भूटान घूमने के लिए तो 1200 रुपये पर डे के आपको वहाँ की सरकार को देने पड़ेंगे। आप अगर 10 दिन रहते हैं तो 12,000 रुपये आपकी केवल फीस रहेगी। उसके अलावा आप जो खाएंगे, घूमेंगे और खर्च करेंगे वो अलग है। अब आप सोच रहे हो कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेता है। देखिए, इसका बेसिकली कारण यह है, भूटान का मानना है कि जैसे इंडियंस होते हैं ना,
ये गंदगी बहुत फैलाते हैं, जाते हैं कूड़ा कचरा सब इधर उधर फेंक देते। तो भूटान का कहना था कि हम एक एंट्री फीस जो है भारतीयों पर लगाएंगे। पहले से भारतीयों की एंट्री भूटान में फ्री थी, लेकिन अब भारतीयों की एंट्री पर जो है इसने 1200 रुपये का चार्ज लगा दिया कि अगर भारतीय वहाँ पर जाएंगे तो जो भारतीय गंदगी फैलाते हैं भूटान में उसको जो है सुरक्षित करने के लिए हम 1200 रुपये एंट्री फीस लेंगे और इसको हम उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। अब आपको पता चल रहा होगा कि 1200 रुपये ले रहे हैं। देखिए अन्य जो कंट्रीज़ है ना, अगर कोई यूरोपियन भूटान में घूमने के लिए आता है तो उससे लगभग $200 तक ये लोग चार्ज करते हैं, यानी कि 17-18 हज़ार रुपये एक दिन का रहने का भूटान में फीस देनी पड़ेगी टूरिज्म में, अगर आप घूमने के लिए आएँ। ठीक है, तो ये सब भूटान में। अब देखो इसके पीछे भूटान का मानना ये है कि देखो हम अपनी जो कल्चर है हमारा उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। भूटान बेसिकली क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ नहीं बढ़ा है, वो नहीं चाहता है कि जो पैसे वैसे हैं इनका फ्लो जीडीपी इस सब को वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। उसका बेसिकली ये फैक्टर है कि वहाँ पर कल्चर है, बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट है। ठीक है, तो वो उसी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब कभी भी दुनिया के अलग देशों के जो टूरिस्ट अगर यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो वो अपना ही जैसा वहाँ पर फैलाएंगे, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, ठीक है, आधे कपड़े पहनकर घूमेंगे, जो भूटान की कल्चर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए भूटान ने अपने देश में टूरिस्ट पर इतना ज़्यादा चार्ज रखा हुआ है कि अगर आप हमारे देश में घूमने के लिए आओगे तो इतने पैसे जो है तुमको सिर्फ रहने के देने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी आप खाने पीने का रहने का खर्च अलग हो गया, यानी कि आप आ रहे हैं तो उसी की फीस इतनी ज़्यादा है। हमारे लिए तो केवल 1200, अदर कंट्रीज़ के लिए तो 200-200 डॉलर्स के आसपास है। ठीक है, इनकी 17-18 हज़ार रुपये अगर आपको जाना है तो भूटान का एक दिन का रहने का उतनी तुमको सरकार को फीस ही देनी पड़ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। भारत और भूटान के रिलेशंस में आपको पता होगा कि लगभग जो इनकी मिलिट्री है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, इनकी रॉयल भूटान आर्मी है, उसको ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी भारत की है और लगभग 2000 के आसपास इंडिया के सोल्जर जो है भूटान में डिप्लॉयड है और वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने खोला है और वहाँ पर भूटान की सेना को हम जो है सिक्योरिटी और साथ में ट्रेनिंग भी अवेलेबल करा रहे। साथ में आपको पता होगा कि इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन भी भूटान में खोला गया है और इसरो के इस ग्राउंड स्टेशन में भूटान में जो बाढ़ इत्यादि आ सकती है या फिर जो मौसम कैसा होगा इस सब की जानकारी भूटान को मिल जाती है। साथ में भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में भूटान के जो स्टूडेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल करा दी है। भूटान के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब भूटान के पास क्या कंसर्न था, पहला भूटान को ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी है और भूटान में क्या है, मोनार्की है। तो डेमोक्रेसी अगर भारत में है तो पॉसिबल है कि भारत भी भूटान में हस्तक्षेप करके वहाँ की राजशाही को खत्म करके वहाँ पर डेमोक्रेसी लाएगा। लेकिन भारत सरकार ने साफ बता दिया था कि हम आपके इंटरनल मैटर्स पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक भूटान भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में है। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल, ये आपको पता होगा कि भूटान है और नेपाल, इन दोनों के बीच में सिक्किम एक बफर स्टेट की तरह है। तो बहुत ज़्यादा नेपाली एथनिसिटी के लोग इस भूटान में रहते हैं और भूटान सरकार को ये भी डाउट है कि कभी अगर फॉर एग्जांपल ये जो नेपाली लोग हैं ना ये यहाँ पर भूटान में अपने लिए ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, तो भूटान सरकार इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं थी कि कहीं भारत के नेपाल के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, भूटान के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, तो जो नेपाली भूटान में रह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी उन नेपालियों की ऑटोनॉमी वाली बात को सपोर्ट करे। लेकिन भारत सरकार का साफ कहना था कि ऐसे लोग जो आपके देश को तोड़ेंगे आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, हम आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस वजह से भूटान के इंटरनल मैटर्स पर हस्तक्षेप न करने का भारत सरकार की विदेश नीति का हिस्सा होने की वजह से भूटान अब तक भारत के साथ बना। लेकिन अब देखिए भूटान के पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि समय बहुत बदल चुका है। देखिए भारत की ही वजह से आपको पता है कि पहले से भूटान की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो थी वो 1962 में इंडिया चाइना वॉर और 1975 में एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम बाय इंडिया, इसकी वजह से चेंज हो गई है। अब भूटान चाहता है कि दुनिया के अन्य देशों के साथ हम संबंध रखें। इस वजह से आपको पता है कि भूटान पहले से यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर नहीं था और 1947 से लेकर 1962 के दौर तक भूटान ने प्रयास भी नहीं किया कि मैं यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनूं, क्योंकि यूएन का जो मेंबर होगा ना वो एक इक्वल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उसके बाद भूटान सरकार ने भारत पर दबाव बनाया कि हमारी विदेश नीति तो आप ही निर्धारित करते हो, तो हमको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना दो। ठीक है, तो 1971 में भारत की सहायता से ही भूटान यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर बनता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा जो चाइना का मैं आपको एंगल बता चुका हूँ कि चाइना हाथ है, तिब्बत हथेली, और ये लद्दाख है, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की 5 उंगलियाँ। तो इस वजह से भूटान क्या था, बहुत डरा हुआ था। अब देखिए चाइना ने भूटान को लालच देना शुरू कर दिया। लगभग 1980s के दौर से और ज़्यादा हो गया था और 2000 के बाद से तो क्या कहें, और अभी की तो स्थिति बहुत बदल चुकी है कि अभी चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, भारत से 6 से 7 गुना आगे। हम बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो $3.75 ट्रिलियन है। चाइना की बात करें तो 16 से लेकर 18 के आसपास तक उसकी बताई जाती है। हालांकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना बिल्कुल एक मिराज है, ठीक है, एक मरीचिका टाइप का है कि उसने बस हवा बना रखी है, लेकिन उसकी इकोनॉमी एक्चुअल में बहुत कम है। तो
18 नहीं भी होगी तो कम से कम 16-15 दिन तो होगी, यानी कि भारत से 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। तो सीधी सी बात है, चाइना ज़्यादा खर्च कर पाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार में। और किसी भी देश के रिलेशंस क्यों बनते हैं किसी दूसरे देश के साथ, कि उस देश को कितना फ़ायदा कोई देश पहुंचा रहा है। तो भूटान पहले से तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ पर मोनार्की थी, लेकिन अब तो आप जानते हैं भूटान में क्या है। भूटान में अब डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने लोगों पर रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर आप उस देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो अगली बार तुम्हारी सरकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो भूटान अब आगे बढ़ रहा है, ये दो रस्तों पर खड़ा है, यानी कि एक तो क्या है, चाइना के साथ आगे बढ़ा जाए, दूसरा क्या, भारत के साथ आगे बढ़ा जाए। अगर चाइना के साथ आगे बढ़ता तो भारत के साथ रिलेशन खराब होंगे। और यहाँ पर आपको पता होगा कि गलवान वैली नहीं, यहाँ पर आपको पता होगा डोकलाम का जो इशू था वो 1-2 साल पहले 2019 से बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। तो उस समय तो स्टैंड ऑफ भारत और चाइना की आर्मी के बीच में हुआ था, लेकिन अब खबरें इस तरह की भी आ रही कि चाइना ने दोबारा से, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जिस डोकलाम को लेकर भारत और चीन भिड़े थे आपस में, वहाँ पर चाइना ने दोबारा से सड़क बनाने का जो प्लान है वो शुरू कर दिया। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिर से कर रहा है, और ये बिना भूटान की इजाज़त के होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर टॉक्स चल रही है, जिसमें एक बार तो भूटान सहमत हो गया था कि हम डोकलाम का जो एरिया है वो आपको दे दें, और जो हमारे नदर्न में जो एरिया है उससे बड़ा वो चाइना भूटान को दे दे। और इस पर भारत सरकार ने बताया जाता है कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई भूटान के सामने कि तुमने अगर ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि डोकलाम एक ऐसा मुद्दा है जो भारत की सिक्योरिटी पर सीधा थ्रेट उत्पन्न करता है। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, ट्राई जंक्शन जो है सिक्किम, भूटान और चाइना का, यहाँ पर ये डोकलाम में पठारी इलाका थोड़ा सा ऊंचाई पर है, और यहाँ से हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ये अटैक करके इसको एनेक्स कर सकता है। तो भारत भूटान संबंध 1947 से लेकर अब तक बहुत बेहतर स्थिति में रहे हैं, लेकिन अब चाइना के एक बहुत बड़े मतलब आर्थिक नीति जो चीन की है उसके सफल होने के बाद अब भूटान, ऐसा महसूस हो रहा है भारत को कि बहुत लंबे समय किस तरह की ये जो है भारत के साथ नहीं रहेगा। और ऐसा भारत सरकार का अपना मानना है कि हमें भूटान में बहुत ज़्यादा निवेश करना होगा, और जितना चाइना उसको देने का प्रयास कर रहा है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि भूटान के बारे में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, आपकी क्या क्वेरीज हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।